पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि द प्लैनेट, जैसे मान लीजिए हमारा ये एस फॉर सन है यहाँ पे, और ये P1 P2 P3 P4 यहाँ मैंने प्लैनेट को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एस सन से लेकर प्लैनेट तक ये आर को बोला गया पोजीशन वेक्टर, और ये सन जो एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है प्लैनेट पर, वो अपनी डायरेक्शन में लगा रहा है, अपनी तरफ खींच के अंदर तरफ लगा रहा है। अब लॉ ऑफ एरिया में हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट जो होता है ना, वो जितना एरिया कवर करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में, P1 से P2 जाने में जितने समय में जितना भी एरिया कवर करता है, उतना ही समय प्लैनेट यहाँ से P3 से P4 जाने में उतना ही एरिया कवर करेगा, उतने ही समय। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल समय में। जितना समय लगता है उसको यहाँ से यहाँ जाने में, जितना एरिया कवर करेगा उतना ही समय उसको यहाँ पर भी लगेगा, उतना ही एरिया कवर करेगा ये। जिसका मतलब लाइन से पढ़ लेते हैं, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी जितना भी अगर प्लैनेट जब सूरज के चारों ओर घूम रहे होंगे और वो जितना भी एरिया कवर करेंगे वो इक्वल होगा इक्वल समय में, ठीक है। यानी प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे A1 एरिया कवर करता है प्लैनेट, यहाँ से P1 से P2 पहुँचता है और A1 एरिया कवर करता है डेल्टा टी टाइम में। अब P3 से P4 पहुँचता है, A2 एरिया कवर करता है, ये भी डेल्टा टी टाइम में, मान लीजिए T2 टाइम में, और ये T1 टाइम में कवर करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, A1 एरिया कवर कर रहा है T1 टाइम में और A2 एरिया कवर कर रहा है T2 टाइम में। इसका मतलब वो कांस्टेंट ही होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे डेरिवेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ है, कंसीडर अ प्लैनेट मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। मान लीजिए कि प्लैनेट जो है, अगर हम डायग्राम पे देखें, फिर से डायग्राम देखते हैं कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। सन इसकी एक फोकाई पर है, तो प्लैनेट अगर रिवॉल्व कर अराउंड द सन, तो सन जो है अपनी एक फोर्स लगा रही है जो कि अंदर की डायरेक्शन में होगी। जैसे मैंने एरो भी बना रखा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ है, और पोजीशन वेक्टर, ये आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर होता है सन से, ठीक है ना। ये चेंज होता रहेगा, अगर यहाँ होगा तो कुछ और, यहाँ से यहाँ तक होगा तो पोजीशन वेक्टर पास हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और जब ये दूर होगा तो पोजीशन वेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सन से प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर अभी यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर ये विद रिस्पेक्ट टू सन है, ये दूर के लिए है, और ये जो फोर्स लग रही है, सन जो फोर्स लगा रहा है प्लैनेट पे, वो कहाँ है, अंदर की डायरेक्शन में है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, कंसीडर अ प्लैनेट मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, वेयर आर पोजीशन वेक्टर है प्लैनेट का विद रिस्पेक्ट टू सन, जो मैंने अभी बता दिया। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लैनेट पर लग रही है जो कि सन लगा रहा है, और टॉर्क प्लैनेट पर लग रहा है जो कि सन लगा रहा है। सन ही तो टॉर्क लगाएगा, टॉर्क कहते हैं टॉर्क की वजह से ही एक गोल घूमने की फोर्स लगेगी, जिसे बोलते हैं टॉर्क, यानी परपेंडिकुलर फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को गोल घुमा देती है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखें तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एफ आर क्रॉस एफ। अब हम जानते हैं कि आर और एफ दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप ये देखो, सन इस प्लैनेट पे जब फोर्स लगा रहा है तो वो अंदर की डायरेक्शन में लगा रहा है, डायरेक्शन अंदर की साइड है, और पोजीशन वेक्टर प्लैनेट का कहाँ होता है, बाहर की डायरेक्शन में होता है। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हुई ना, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसका थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। अब जरा देखते हैं वापस कि आर और एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें अगर हम बात करते हैं टॉर्क बराबर कितना लिखा था हमने, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं आर क्रॉस एफ को। आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। 180 क्यों लगाया, क्योंकि आर और एफ की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट थी, जिसके से 180 डिग्री लगा। अब साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। अब ये आर एफ इंटू 0, यानी टॉर्क क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे टॉर्क क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन हम जानते हैं टॉर्क की वजह से, कि जैसे मैंने बताया, जिसकी टॉर्क की वजह से ही कोई भी चीज़ गोल घूमती है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम गोल होता है। तो क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब हम जानते हैं टॉर्क को अभी हमने निकाला कि ये 0 है, तो हमने यहाँ पे इसके नीचे 0 लिख दिया। अब हम जानते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे, नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे किसी एक नंबर का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है। इसका मतलब हमने L एक ऐसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर होगा, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब L क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, तो यहाँ मैंने कांस्टेंट लिख दिया।
अब उसका डेरिवेशन लिखते हैं, सपोज द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम पोजीशन P1 से P2 इन डेल्टा टी टाइम, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज। अब देखिए जरा डायग्राम पर फिर देखते हैं। मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है वो P1 पोजीशन से इस P2 पोजीशन तक आया, यानी प्लैनेट ने इस P1 से P2 पोजीशन तक एरिया कवर किया डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर, यानी प्लैनेट P1 से P2 पोजीशन आने में कुछ तो समय लगेगा प्लैनेट को, तो मान लो उसको समय कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल्टा आर किया। अब यहीं से देखते हैं कितना कैसे होता है। जैसे तो कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है प्लैनेट पूरा घूम के आने P1 से P2 जाने में, तो डेल्टा ए बराबर हाफ इंटू बेस हो गया आर पोजीशन वेक्टर, और टाइम कितना हो गया पोजीशन बेस इंटू हाइट हो गया। अब हाइट कितनी हो गई P1 से P2 जाने तक की। अब जरा P1 से P2 को कैलकुलेट करते हैं, आखिर P1 से P2 कैलकुलेट होता कैसे। देखो P1 से P2 एक डिस्टेंस ही तो है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो डायग्राम में देख लेते हैं, P1 से P2 जाना इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही है, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यूँ घूम के यूँ जा रहा है, तो डेल्टा आर ही तो हुआ। अब डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखते हैं वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, P बराबर mv होता है। तो v कितना आ गया है ऐसे, P/m, क्योंकि P बराबर होता है mv, तो v बराबर कितना हो जाएगा, P/m। P को कहते हैं लीनियर मोमेंटम अपॉन मास। अब हम P1 P2 की वैल्यू को P/m और डेल्टा टी पुट कर सकते हैं। जैसे देखो अभी हमने एरिया निकाला था, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं हाफ इंटू आर इंटू P1 P2 की जगह पुट कर देंगे डेल्टा टी P/m। अब इस डेल्टा टी को उठा के नीचे लेके आओ ए के, ये नीचे ले आए। अब हमारे पास क्या बचा, m को 2 के साथ लिख दिया और r क्रॉस p को एक साथ लिख दिया। अब r क्रॉस p यानी पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको हमने l लिख दिया। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि l जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट हो गया और मास तो वैसे कांस्टेंट रहता कि वो चेंज नहीं होता, तो L कांस्टेंट M भी कांस्टेंट, तो ये पूरा पोजीशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यही हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि चेंज इन एरिया ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। यही डेरिवेशन है कैपिटल सेकंड होगा। थैंक यू।